जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों, हम यूपी ट्रिपल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं रोज़ाना। तो इसी क्रम में आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम जो क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान, नाम जरूर सुना होगा आपने, द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था? सारंगी बजाते थे, वायलिन बजाते थे, मृदंग या संतूर? तो क्या बजाते थे? ये जो प्रसिद्ध हैं वो हैं सारंगी के लिए। और सारंगी के लिए और भी कलाकार प्रसिद्ध हैं, जैसे तुम्हारे संतोषी मिश्रा बहुत प्रसिद्ध हैं, और पंडित राम नारायण ये भी प्रसिद्ध हैं। तो दो तीन नाम ध्यान रखो। ध्रुव घोष भी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सारंगी वादक कौन है? तुम्हारे उस्ताद बिंदा खान, और पंडित राम नारायण, और तुम्हारे साबरी खान हैं, संतोषी मिश्रा हैं, ध्रुव घोष हैं। ये तुम्हारे सारंगी वादक हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सिद्धांत संपूर्ण और विज्ञान माना जाता है। स्थिति का सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है, व्यक्तिगत गुणों और स्थिति का सिद्धांत है, आनुवंशिकता का सिद्धांत है। तो ये नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और विज्ञान माना जाता है? तो ये बहुकारक सिद्धांत ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। कौन वैज्ञानिक थे? थ्रस्टन, उनके द्वारा ये दिया गया था। तो यही इसीलिए इसको क्या माना जाता है। और ये जो थ्रस्टन थे प्रबंध शास्त्री थे, ठीक है, उनके द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, देखो ये सवाल जब मैंने कल कराया था प्रैक्टिस सेट तब भी आया, तो आज फिर आया है। सवाल नंबर 3 है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध रूप से शून्य होगा। और इसकी अवधारणा चल रही है, और दुनिया ने जब मिले थे तो ये कहा था कि 2050 तक हो जाए, लेकिन भारत का टारगेट कब तक है? 2070 का। लेकिन दो ऐसे वो बताऊंगा मैं जिसका निर्माण 2024 तक पूरा हो जाना है। कौन सा हवाई अड्डा है? ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो पाकिस्तान में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई, लुधियाना हवाई अड्डा। तो नोएडा हवाई अड्डा, जिसे जीआर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और इसके लिए 52 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, और ये स्विट्जरलैंड की सहायता से, ज्यूरिक एयरपोर्ट की सहायता से बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा साथी हुई है। और भारत यूपी का ये हवाई अड्डा है, और यूपी में 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो गए। पहला तो ये हो गया नोएडा, एक हो गया जेवर ही है, ये जेवर ही बोलते हैं इसको, कुशीनगर। दूसरा एक लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस में है, और तुम्हारा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा तुम्हारा लखनऊ में है, और एक कुशीनगर में है। कुशीनगर और नोएडा वाले 2 कार्बन शून्य हवाई अड्डे हैं, या ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बोल सकते हो। 2070 तक का भारत का लक्ष्य है, लेकिन 2 लक्ष्य और बताता हूँ आपको। एक मुंबई है हमारा, तो उसने जो लक्ष्य रखा है 2050 तक रखा है कि हम कार्बन शून्य हो जाएंगे, मतलब कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कर देंगे। और मथुरा वृंदावन का है 2041। ठीक है साथियों, तो ये लक्ष्य भी ध्यान रखने हैं आपको। आगे देखते हैं। आगे देखो, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन कमीशन्ड अधिकारी होता है? जो भारतीय नौसेना है उसमें जो मुख्य अधिकारी होता है, जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एडमिरल होता है, उप लेफ्टिनेंट होता है। तो इसमें होता है एडमिरल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडमिरल। अगला देखते हैं साथियों। और साथियों, ये 15-17 जून का ये छोड़ देते हैं, ये 21 की करंट है, छोड़ देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसरॉय को गांधी जी को 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में कौन सा सही है? रुपया डॉलर विनिमय को दर को कम करना, ये तो गलत है। भू राजस्व को 50% की कमी करना, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। और इसमें मालूम होगा आपको नमक कानून, उसको भी इसमें बात करी गई थी, और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, मतलब उसको बना के, ठीक है, और यात्रा शुरू की थी। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी गुजरा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? देखो उल्टे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का, आपको मालूम ही है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून का। क्या होता है? 21 जून का। आपको मालूम होना चाहिए, जो 21 जून है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पूछा सबसे छोटा दिन, तो 22 दिसंबर का होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब अगला देखो,
अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? अब देखो, घोषणा जो की जाती है, आपको मालूम अनुसूची 4 हमारे संविधान में अनुच्छेद है 395, कुछ अनुसूचियां दी गई हैं जो पहले 8 थी, अब बढ़ के 12 हो गई अनुसूची, आपको मालूम है। तो एक अनुसूची है अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 5। तो अनुसूची 5 में यही इन्हीं का प्रावधान किया गया है और ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। और 4 स्टेट ध्यान रखना, ATMM, ठीक है, ATM ध्यान रखो, पर M ध्यान रखो, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये तुम्हारे 4 स्टेट को ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी हैं कौन इस समय? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से, ये नहीं आया अभी, तो अभी 8 है, 8 के बाद आएंगे 9 पे। देखो 9वां सवाल 21 मतलब 2021 का करंट है, छोड़ देते हैं इसको। अब 10वां सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखो, अनुच्छेद 123, 211, 213 और 212। तो अनुच्छेद 213 जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनको शक्ति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका अपोजिट भी ध्यान रखना साथियों, अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 123 के तहत, और राज्यपाल करता है तो 213 के तहत। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ध्यान रखने की चीज़ है ये। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, आगे आते हैं। अगला देखो, एक पुस्तक दी गई है और ये पूछा गया कि कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू जी की नहीं है। ठीक है साथियों, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। द ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत फेमस पुस्तक है सरोजनी नायडू की, ये भी है। द गोल्डन बर्ड ये नहीं है, और बर्ड ऑफ द टाइम ये भी है। तो 3 पुस्तक सरोजनी नायडू की हैं, और चौथी पुस्तक जो है द गोल्डन विंग, ये सरोजनी नायडू जी की नहीं है, और ये पुस्तक है ग्रिम ब्रदर्स की। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 12 में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? देखो, नगदी और खाद्य फसलों के साथ साथ खेती नहीं, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में खेती उगाना बिल्कुल नहीं है। पशुपालन के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, पशुपालन के साथ में फसल उत्पादन एक साथ किया जाए उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो पशुपालन करोगे उसी के साथ खेती करोगे, तो ये कौन सी खेती कहलाएगी? यही कहलाएगी मिश्रित खेती। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 13 वाला। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये 13वां जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश है। और एक योजना चलती है लाडली बहना योजना, तो ये भी मध्य प्रदेश में चल रही है, और इसी की वजह से इस बार देखा होगा आपने बीजेपी बहुत बम्पर जीत हुई है मध्य प्रदेश में। तो इस योजना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इस योजना की वजह से, तो ये योजना चलती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरिराय। तो ये 5 में सिख गुरु अर्जुन देव ने ये तुम्हारा आदि ग्रंथ का संकलन किया था, संकलित किया था। पहले देखो, गुरु अंगद जो थे, जो गुरु नानक के भाई थे, सेकंड वाले गुरु थे, उन्होंने इसको शुरुआत कर दी थी, लेकिन संकलित करने का काम किया था गुरु अर्जुन देव ने। और इस गुरु ग्रंथ साहिब में 18 गुरुओं की बाणी का वर्णन है। लेकिन आप कहोगे गुरु तो इनके 10 ही हुए, मतलब सिख धर्म की अगर बात की जाए 10 गुरु हुए, लेकिन और भी गुरुओं के, जैसे संत रैदास, संत तुम्हारे कबीर, इन लोगों का भी इस बाणी में जिक्र है। ठीक है, तो 18 गुरुओं की बाणी का जिक्र होता है, और 5वें गुरु थे। और आपको मालूम है अमृतसर मंदिर का जो निर्माण कराया था, या अमृतसर बनवाया था, इन्होंने ही बनाया था, अमृत सरोवर। आगे देखते हैं साथियों, तुगलक के राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखो, इधर साइड पे दक्षिण में ये एक हरिहर और बुक्का ने वंश की स्थापना की। इसमें 4 वंश हुए, सुलभ, तुलभ, अरवेडु, इस प्रकार से। तो ये तुलभ वंश के बारे में बात कर रहा है। तुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलभ राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। ठीक है साथियों, जो तुलभ राजवंश था उसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने, और ये 1505 से 1570 तक चला था। 1505 से 1570 तक। ठीक है, और जो शुरुआत की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, पहली बार
भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ा होगा कि पहला शासक कौन सा? ये था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने मतलब भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारी चीज़ लूटी थी, और ये माना जाता है कि ये सफल था। पहले भी कर चुके थे आक्रमण तो, लेकिन ये सफल व्यक्ति था जिसने आक्रमण करके कुछ लिया। और वहाँ पर जब ये राजा था दाहिर, उसकी बेटियों को ले गया था यहाँ से। ये कहानी आपने सुनी भी होगी। अगला देखते हैं इस क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। तो इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? 17 का सवाल का आंसर तो डी उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शास्त्र और आयुर्वेद ये सारे उपवेद हैं। आगे प्रश्न देखते हैं साथियों। ये 21 का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, हटाओ इसको, लेकिन एक कर लेते हैं इसको। है क्या, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्वेश्चन में। ये पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर वेटलैंड, ये ध्यान रखना, हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463 बी रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का था, और ये बिजनौर, तुम्हारे बिजनौर हो गया और मेरठ के साइड पे पड़ता है ये, तो वहाँ पर है। और दूसरी अब 47 नहीं, अब कितनी हो गई है साइटें? अब हो गई हैं 75। आपको मालूम है आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, तो हमने इसको साइट बढ़ा के कर दी है 75। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 वेटलैंड है, ठीक है। और रामसर स्थल जो है, जो स्थान है, वो ईरान में है। और आपको मालूम है कि 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। कितने को? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1972 को ये पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद लगातार चलती रहती है, ठीक है साथियों। और इंडिया की सबसे छोटी अगर साइट की बात करें, रामसर साइट की बात करें, तो वो है तुम्हारी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे देखो, आयात ये नहीं, अगला साथी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? और देखो एक चीज़ समझ लो कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिसमें से तीनों रेखाएं पास होती हैं, गुजरती हैं? तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो कौन सा है? तुम्हारा अफ्रीका। तो अफ्रीका ही ऐसा देश है इसमें से तीनों गुजरती हैं। लेकिन ये जो रेखा है कितने देशों में से पास होती है, बहुत पूछा गया है। तो ये टोटल जो देशों की संख्या है वो ऐसे 13 देशों में से पास होती है ये रेखा। तो कौन कौन से देश हैं? देखो, एक सुआ टॉम ऑफ प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, और गेवेन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे बहुत सुने होंगे आपने। मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो ये 13 देश हैं। तो 13 देशों में अभी मैंने बताया कौन कौन से हैं। तो इसमें से अगर देखोगे तो ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया यही आपको मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है साथियों। तो 13 देशों में 3 देश आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कितने देशों में से गुजरती है? 13 देशों में से पास होती है ये। आगे देखते हैं, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो गंगटोक, थिम्पू तो भूटान की राजधानी वो हो गई, बोध गया और लद्दाख। ये हेमिस नेशनल पार्क भी है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है साथियों। लद्दाख में बहुत फेमस मठ है ये। अगला देखते हैं साथियों प्रश्न, ये वाला 2021 का है, छोड़ दो इसको। 22वां सवाल देखते हैं क्या है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों के द्वारा कराया गया? डच के द्वारा, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। देखो पुर्तगाली सबसे पहले आए, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया, सबसे पहले आया, और इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा चीज़ भारत में लाई, और काजू का जो परिचय कराया वो इन लोगों ने ही कराया। तो अगर एक बात करें इनकी सबसे फेमस में, तो हमारा काजू हो गया, एक ये तम्बाकू लेके आए यहाँ पर, मूँगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंदी, और ये अमरूद हो गया, पाइनएप्पल हो गया, शरीफा हो गया, यही लेके आए थे, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए? तो इन क्वेश्चनों को बताना, 4 राष्ट्रपति भारत के ही हैं। बीबी गिरी ये 4th राष्ट्रपति हुए। नीलम संजीव रेड्डी, कल भी आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था कि ये जो राष्ट्रपति थे एक निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और शंकर दयाल शर्मा और तुम्हारे एस राधाकृष्णन। तो कौन से राष्ट्रपति हैं? तो राष्ट्रपति हैं तुम्हारे ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी, ये 4th राष्ट्रपति हैं। तो इन्हीं को जेल हुई थी, और ये तुम्हारे जेल भी जाने वाले राष्ट्रपति थे।
अगला देखते हैं साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 दिसंबर, 6 मई और तुम्हारा 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1974 में पहली बार मनाया गया। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व भूमि दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये अप्रैल फूल तो आप जानते ही हो, ये तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आगे देखते हैं, ये छोड़ देते हैं हम। अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? देखो बड़ा विचित्र सवाल होता है ये। अब यहाँ पर 12 भी आ गया और 15 भी आ गया। अगर 15 नहीं होता तो 12 लगा दो, 12 नहीं हो तो 15 लगा दो, भाई सीधी बात है। लेकिन दोनों आ जाएं तो हमेशा 15 को प्रेफरेंस देना कि 15 महिलाएं सदस्य। पहली जो वो थी संविधान सभा, उसमें कुल सदस्य थी 15। ठीक है, अगर 15 नहीं होता, 12 होता तो 12 लगाते। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो ये बहुत फेमस है। और कहाँ पर है ये? इटावा में है। ये तो बहुत सीधा सवाल है। तो ये उत्तर प्रदेश में शेर सफारी है तुम्हारा इटावा में। और यहाँ से तुम्हारा गिर जो नेशनल पार्क है वो गुजरात में, वहाँ से शेर ला के छोड़े गए थे, लेकिन वो बेचारे क्लाइमेट के कारण मर गए। ठीक है, और ये अखिलेश यादव के समय पर बनी थी, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे अखिलेश जी, तो उनके समय बनी थी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, जो चरकुला नृत्य है वो संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड, ब्रज भूमि और रोहिलखंड। तो चरकुला नृत्य है तुम्हारा ब्रज भूमि से, बहुत फेमस नृत्य है। और ये कहाँ से है? तुम्हारी ब्रज भूमि से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? अब देखो कल भी क्वेश्चन आया था, आज फिर समझो। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, इसे टर्सरी क्षेत्र बोलते हैं। और एक नया क्षेत्र बना है IT क्षेत्र। तो मैंने बताया था जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का मतलब सीधा मतलब है जहाँ से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। तो कहाँ से तैयार किया जाता है? कृषि से। तो कृषि क्या हो गया? इसका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जहाँ पर बनेगा, जैसे दूध तुमने लिया, लेकिन दूध को कहाँ दिया? डेयरी पर। तो डेयरी पे क्या करेगा? पनीर बना देगा या दही बना देगा। तो क्या है? ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। जब बेचेगा तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा वो। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक ही वो है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, आयात निर्यात एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है और इसी के द्वारा पैसे का लेन देन किया जाता है। 1981, 82, 85 और 89। तो 1982 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो ML बाल सम्मा है, PT ऊषा हैं, कमलजीत संधू हैं और के कड़म मल्लेश्वरी हैं। तो ये 32 का क्वेश्चन हो जाएगा, कमलजीत संधू। ये क्या है? एशियाई खेलों की बात कर रहा है। ठीक है, तो एशियाई खेलों में कमलजीत संधू ने ये जीता था। और दूसरा देखते हैं, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? जो सार्क संगठन है उसकी पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ढाका बांग्लादेश में, बेंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो ये ढाका बांग्लादेश में इसकी पहली मीटिंग संपन्न हुई। और सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कॉर्पोरेशन। ये संगठन है, दक्षेस बोलते हैं हिंदी में इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 34 वाला हम देखते नहीं क्योंकि कोई मतलब है नहीं इसका, लेकिन इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा था इसलिए ये क्वेश्चन। देखो 14 दिसंबर, ये डेट में ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो। एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है? स्पेसशिप 2, क्रैब ड्रैगन, निव शेफर्ड कैप्सूल या पार्कर सोलर प्रोब? तो ऑप्शन नंबर डी, ये पार्कर सोलर प्रोब। ये सूर्य के कोरोना तक पहुंचने वाला पहला मिशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये डेट वेट ध्यान मत रखो, बस इतना ध्यान रखो, पार्कर सोलर मिशन। और भारत का अब भेजा जा रहा है आदित्य L1। ठीक है, ये भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है। तो ये साथियों ध्यान रखना, ये लैग्रांज पॉइंट होते हैं L1, 2, 3 इस प्रकार से। तो ये L1 पे भेजा जाएगा और ये सूर्य का अध्ययन कर रहा है, भेजा जा चुका है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी छोड़ दो क्वेश्चन साथियों, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं ये वाला, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था और ये बाबर था। तो ये बलबन ने लोहन रक्त की नीति अपनाई और अपने दुश्मन थे उनको कुचलने का ऐसा काम किया। कहते हैं कि सबसे क्रूर शासक था और गद्दी पे जब बैठा, लाल महल की स्थापना इसी ने कराई थी, ध्यान रखना। गद्दी पे बैठता था, कभी भी मुस्कुराता नहीं था, इतना क्रूर शासक था और लोगों को बहुत बुरी तरह सजा देता था। और ये अगर पूछे किस वंश का शासक था, तो ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का शुरुआत हुई थी। और गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी गुलाम वंश की, तो उसी का शासक था ये। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो था मैसूर का, आपको मालूम होना चाहिए। और 1799 को अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चौथा वाला, फोर्थ, उसमें ये बेचारा मारा गया था। अगला देखो, लास्ट प्रश्न है ये इसका, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो 10वां संविधान संशोधन है दल बदल से, और ये कब लागू हुआ था? 1985 में, और राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, उस टाइम पे लागू किया गया था। ठीक है, तो दल बदल को रोकने के लिए। लेकिन अब दल बदल का भी तोड़ लोगों ने निकाल दिया है, वहाँ से इस्तीफा दिलवा देते हैं और दोबारा से चुनाव करवा के जीत जाते हैं, ये हो गया है। तो दल बदल कानून 1985 में, तो ये कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। 52वां संविधान संशोधन कौन सा अनुसूची है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, मतलब मैंने क्वेश्चन करा दिए, कुछ लोग क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए हैं। जितने क्वेश्चन कराए हैं, आपका कितना स्कोर आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।